अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, जहां पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त मईशत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, हमारी सनत बंद हो रही है और दूसरी जानिब दहशत गर्दी जो है वो भी सर उठा रही है और इसी वजह से दो बैक टू बैक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास भी हुए। लेकिन हमारे लिए मसाइल कुछ और हैं। हमारे लिए मसाइल जो हैं वो पंजाब हुकूमत के हैं कि परवेज़ इलाही साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे। हमारे लिए मसाइल ये हैं कि MQM जो है वो अपनी मर्जी की हल्का बंदियां चाहता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी की हल्का बंदियां शायद करवा चुके हैं। और प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? जिस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया कि 15 को बल्दियाती इंतखाबात होंगे कराची में और 16 को ज्याला एक जो है वो होगा, जो मेयर होगा कराची का। तो ये बहुत बड़े मसाइल हैं जिन पे हम बात करेंगे। तो लेकिन महंगाई और ये जो जो मामलात हैं ये अपनी जगह पे हैं। आज भी इसहाक डार साहब ने वाइट पेपर का जवाब दिया और उन्होंने फिर कुछ फैक्ट्स अपने करेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन सब्सटैंशियल कोई है सच नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि आइंदा जो भी इकदाम करने की हम कोशिश कर रहे हैं उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि कौम और अवाम पर कोई बोझ ना पड़े। लेकिन बज़ाहिर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो माहिर मौशियात हैं उनका ख्याल है कि क्योंकि इस्लामाबाद में ठंड भी ज़्यादा है और मेरे साथ जो स्टूडियो में मेरे गेस्ट हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, उनको छींकें भी आ रही हैं तो ठंड ज़्यादा है। तो उनका भी तारुफ मैं अभी बाकायदा करवाऊँगा। तो लेकिन इसहाक डार साहब का ख्याल है कि जी हम कोशिश करेंगे, लेकिन माहिर मौशियात का ख्याल है कि अब चीज़ें काबू में लाना इतना आसान नहीं होगा। 9th रिव्यू कंप्लीट होने पर चीज़ें सामने क्लियर हो जाएंगी कि हुकूमत कहाँ खड़ी है और आवाम को क्या फ़ायदा मिला या फिर क्या बोझ पड़ने वाला है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, तारुफ के मोहताज नहीं हैं, AQS लाइव पे बहुत मशहूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कयूम सिद्दीकी साहब आपके वक्त का हमारे प्रोग्राम में देने के लिए। मेरे साथ हसन खावर, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यंग लीडर, बहुत बहुत शुक्रिया हसन खावर आपके वक्त का भी। और मेरे साथ मौजूद हैं राय साकिब खरल साहब, सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं और एंकर भी हैं, लाहौर से मेरे साथ मौजूद हैं। राय साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इजाज़त दें तो जो आज नया कयूम सिद्दीकी साहब एक खातून हैं, उनका नाम है मोमिना वहीद साहिबा, जो MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उन्होंने एक निजी TV में आज कुछ गुफ्तगू की है, वो ज़रा सुन लें तो बताएं कि ये मामलात किधर जा रहे हैं। जी हसन खावर साहब को अगर आवाज़ मेरी जा रही है तो मुझे बता दें। अभी नहीं जा रही, चलें पहले ज़रा पंजाब की सूरत हाल है क्यों, तो राय साकिब खरल साहब से पूछ लेते हैं। राय साहब, ये क्या हो क्या रहा है? सुना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर चला रही है जिसकी वजह से PTI की विकेट्स गिरना शुरू हुई हैं। ज़मीर भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। यही जिन खातून का शॉट आपने अभी चलाया ना, इनके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MP हैं, कराची से, सिंध से। सिंध के जो MPs हैं तहरीक इंसाफ, उनमें से एक तो वो साहब हैं जिनके थ्रू ये डील पहले भी एक दफा हुई थी, जब हमने देखा कि CM पंजाब का पहले इलेक्शन हुआ परवेज इलाही साहब वाला। बट एट दैट टाइम मोमिना साहिबा, जो मैं अभी उसी मीटिंग से एक से उठ के एक जगह पे पहुंचा हूँ कि जहाँ पे यही डिस्कशन हो रही थी और अपने सोर्स के पास ही बैठा हुआ था, तो बकौल उनके कि ये डील पहले भी थ्रू होगी थी पिछले इलेक्शन के अंदर भी, लेकिन तब जो वो लोटाक्रेसी के खिलाफ एक कैंपेन चली एंड ऑल दैट, लोगों के घरों के बाहर एहतजाज हुए, तो मोमिना साहिबा डील थ्रू करके भी बैकआउट कर गई थी। लेकिन उसके बाद की जो सिचुएशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनके जब परवेज इलाही साहब स्पीकर पंजाब असेंबली थे, तो मोहम्मद खान भट्टी साहब और स्पीकर पंजाब असेंबली दोनों से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ये डेली जो चैम्बर्स में जाते थे MPs, उनमें से एक मोमिना साहिबा थी। अब जब परवेज इलाही साहब के CM बनने के कुछ आसार नजर आना स्टार्ट हुए थे, तो मोमिना साहिबा शायद डबल माइंडेड हो गई कि मुझे PDM के साथ जाना है या इनके साथ खड़े रहना है। और तब मेरे कुछ लोग आज भी कोट कर रहे थे कि तब मोमिना साहिबा को एक होप ये भी लग गई थी कि परवेज इलाही साहब के साथ आप कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हो सकता है आपको कल को कैबिनेट में भी इंडक्ट किया जाए। सो 2 3 4 वजूहात बनी है। एक तो ये कि कैबिनेट में नहीं आ सकती मोहतरमा। सही जी। आवाज राय साहब, आवाज चलें
कयूम सिद्दीकी साहब, अभी तक जो आपने बात सुनी है ये नजरियाती तो फिर नहीं था, ये तो कोई कह रहे हैं कोई डील का मामला चल रहा है और कोई सिंध से कोई एक्टिव हुए जिन्होंने इनको कन्विंस किया, पहले भी कर लिया था। इससे पहले आपको याद है MWM की सैयदा जहरा नकवी साहिबा की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई और MWM ने बाकायदा ट्वीट किया कि जी हमारी MP जो हैं वो वोट नहीं करेंगी परवेज लाई साहब के लिए। तो ये आपने कुछ दिन पहले कहा था मामला के, तो अब ये जरा थोड़ा सा बताएं ना, एलेबरेट करें कि ये हो क्या रहा है, कि ये नजरियाती फैसले हैं परवेज लाई साहब के खिलाफ, या ये फिर बाकायदा डील है कि ठीक है मेंबरशिप जाती है जाए, नाअहल होते हैं हो, लेकिन ठीक है घर भर जाएगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि हमें मोहतात रहना चाहिए किसी पे भी इल्ज़ाम आयद करते हुए, और जब तक कि कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं आ जाती कि किसने कितने पैसे लिए या दिए और फिर वो इस्टेब्लिश ना हो, तो मेरा ख्याल है कि उससे एतराज़ करना चाहिए। मतलब वो हमें उसको रूल आउट कर दें? मैं रूल आउट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है ये मामला चलते रहते हैं, इल्ज़ामात लगते रहते हैं। फिर इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स जो हुई हैं उसके अंदर भी ख़रीदो फरोख्त की इमरान खान साहब तो खुद एडमिट कर रहे हैं उसके अंदर। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस ना हो तो नहीं कहना चाहिए। सही। इसके अलावा भी बहुत सारी जो है कंसिडरेशंस होती हैं। अब आप देखें कि जब इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है इसके अंदर दरार पैदा हुई, जब हमजा शहबाज वाला इलेक्शन होना था और उससे पहले जब अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली के अंदर आनी थी, बिल्कुल डिप्टी स्पीकर वाला इशू वो सबके सामने है। तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम होती रही है, वो खा उसका MPS का मामला हो, सुबह सरहद KP के अंदर हो, नेशनल असम्बली के अंदर हो, और फिर आज इसमें आप आ जाइए पंजाब के अंदर, तो हम देखते हैं कि ये इधर से तवातुर से इल्ज़ामात यही आते हैं कि जनाब ये हो गया। लेकिन जो अलग होते हैं, नूर आलम खान हैं, दूसरे लोग हैं, राजा रियाज हैं, फिर इसी तरह से जो लोग अलहदा हुए जिन पे डिफेक्शन क्लॉज लगी, जहाँ पे बाई इलेक्शंस हुए, तो उन सब का अपना एक नुक्ता नज़र तो है। पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हो सकता है किसी के को आप राग़िब कर सकें, किसी को ना कर सकें। PTI के अपने अंदर भी एक बहुत बड़ी लड़ाई होती रही है कि परवेज़ इलाही, जिनको हम सबसे बड़ा डाकू कहते रहे थे, आपने उनको वज़ीर आला बना लिया। तो इख्तलाफात तो हैं। अब दूसरी तरफ परेशानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये था कि हम जनरल इलेक्शन करवाना चाहते हैं पंजाब असम्बली तोड़ के। अब पंजाब असम्बली तो नहीं टूट रही है, और इसमें मेरा ख्याल है कि चौधरी परवेज़ इलाही भी नहीं चाहते हैं कि पंजाब असम्बली टूटे। तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अलावा। वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं लेंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब जो खतरनाक है, खतरनाक उनके लिए खतरनाक है। तो अगर तहलील भी नहीं करते और फिर फारिग भी हो जाएंगे तो फिर तो नहीं, फिर उसके बाद एक और चांस है ना। वैसे अगर अब देखें कि पंजाब असम्बली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सेकंड रन है कि उसके बाद फिर जो है वो वोटिंग होगी। वहाँ पे 11 तारीख को अदालत में मामला गया हुआ है ना, जो गवर्नर का खत है उसका जवाब है। भाई हम ये समझ लेते हैं कि वो ये सारा मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक के अंदर भी हो जाता, तो अदालत क्या कहेगी? अदालत ये तो नहीं कह सकती है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लें। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे तो अब उसके लिए ये भी अब पहले तो आप कह रहे थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, 2 दिन का टाइम दिया गवर्नर ने, लेकिन अब 11, अब आप देखेंगे उसके बाद से कितना अरसा जो है वो आपको मिला। आपने इस दौरान में इजलास भी नहीं बुलाया, आपने वोट ऑफ 9 को बुलाया। अब देख लेते हैं क्या होता है। राय साकिब खर हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूंगा फिर उनसे एक क्विक क्वेश्चन लेके फिर हसान खावर की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि क्योंकि उन्हीं की पार्टी के ऊपर ज्यादा सवालात उठ रहे हैं। जी राय साहब, एक चीज ये भी बता दें, और दूसरा अगर पर जो क्या नाम है हमारे जो पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा साहब, उन्होंने भी कुछ तोपों का रुख जो है वो उस तरफ कर दिया हुआ है PMLN की तरफ, और फिर इतलात जो आ रही हैं मुबैना तौर पर, जिस तरह आपने कहा कि कराची के एक PTI के MPA हैं जो इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं पीपल्स पार्टी भी कोई तीर चला रही है। तो इसको जरा क्लैरिफाई करें कि अब बनेगा क्या? 2 ख्वातीन तो वाज़े तौर पर कह गई। राय साकिब खरल साहब।
मैं उसी को सेकंड करूंगा कि बिल्कुल ये पैसों वाले इल्जाम जो है ना, ये जब तक कंक्रीट एविडेंस नहीं हो किसी को भी लगाने चाहिए। मैंने तो इस तरह के इल्जाम ना पहले लगाया था ना आज आपके शो में लगा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सेटलमेंट हुई है। अब सेटलमेंट क्या हुई है, वो जिस तरह बाकी मेंबरान की हुई थी उसी पैटर्न पे जो मुझे आज तक की इंफॉर्मेशन है, ये इन दो खवातीन की भी सेटलमेंट कुछ उसी किस्म की होगी कि आने वाले टाइम में तो अगर हम लोग इक़्तिदार में आते हैं तो आप लोग को नहीं, मतलब लेकिन एमडब्ल्यूएम की जो खातून के मुतालिक एमडब्ल्यूएम ने ट्वीट जो किया था वो एक नजरियाती स्टैंड है, वो उसको उसमें शामिल ना करें। नजरियाती स्टैंड जमीर भी वहाँ पे खत्म हो जाता है ना कि जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से एमपीए बनी हो तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जाना पड़ेगा। सही है, ठीक है। वो तो नजरियात तो आपके वहीं पे खत्म हो गया ना। अगर आपके नजरियाती स्टैंड था तो आप उनके टिकट पे या उनके वोटों से एमपी ना बनती है, डिफेक्शन हो जाएगी, डिफेक्शन लग जाएगी ना जी। लेकिन वो एक डिफरेंट बहस है एट ऑल। बहरहाल अभी के लिए जो है पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिचुएशन बिल्कुल भी कोई सूटेबल नहीं है एट दिस टाइम कि अगर आप कहें नंबर इनके पास पूरा है तो बिल्कुल भी नंबर पूरा नहीं है। तहरीक इंसाफ को भी और काफी को खुल के पता चल गया हुआ है कि भाई द गेम इज ओवर। अब 11 तारीख को देखते हैं कि कोर्ट्स क्या डिसाइड करती हैं कि वो गवर्नर का फैसला आई नहीं था और ये 9 तारीख को जो इजलास है उसमें हो जाएगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आप जिस तरह कयूम सिद्दीकी साहब का ख्याल है कि वो चौधरी साहब नहीं लेंगे और असेंबली भी तहलील नहीं होगी। देखिए अगर तो नंबर पे लेना है तो नंबर तो नहीं है, नंबर तो बिल्कुल नहीं है और वो क्लैरिफाई हो चुका है कि इनके पास नंबर पूरा नहीं है। लेकिन वासी साहब परसों मेरे शो के मेहमान थे, उनके बकौल के 11 के बाद हमने देखना है। 9 इजलास में बिल्कुल नहीं ले रहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। 11 तारीख को हियरिंग, अदालत का मूड क्या है, अदालतें किस तरफ लेके जाती हैं। 11 तारीख के बाद बकौल वासी साहब के कोई इजलास उसके अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आगे चलेगी। 11 तारीख तक तो इट्स नॉट हैपनिंग। चलें राय साहब एक क्विक कमेंट हसन मुर्जा साहब की स्टेटमेंट्स पे भी कर दें कि वो उन्होंने भी तोपों का रुख पीएमएलएन की तरफ कर दिया कि स्वाय आले शरीफ या शरीफ खानदान के अलावा कोई उनको बंदा ही नहीं मिलता पीएमएलएन को। जी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बिलावल जरदारी साहब हैं, जरदारी साहब को और भी बंदा नहीं मिलता। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अगर फॉरेन मिनिस्टर आना है किसी ने पीपल्स पार्टी से तो जमीर भाई ये तो एक लंबी बहस है ना। हर सियासी जमात के अंदर वही अपने ही जानशीन है। एक तरीके इंसाफ के अलावा खान साहब के जानशीन अभी तक कोई सामने नहीं आया, वरना तो हर सियासी जमात के अपने ही जानशीन है। लेकिन हसन मुर्तजा शाह साहब की रिजर्वेशन बड़ी जस्टिफाइड है। रीजन ये कि वफाक में वजीर आजम जो बनाया हुआ शहबाज शरीफ साहब तो वो पीपल्स पार्टी की बड़ी स्ट्रगल है उसके पीछे। जरदारी साहब का बहुत सारा जोड़ तोड़ है। तो पंजाब तो कम से कम पीपल्स पार्टी को एक दफा हमने सुना भी कि जी हसन मुर्तजा शाह साहब और उस्मान महमूद साहब इनके नाम पीपल्स पार्टी की तरफ से फ्लोट किए गए हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए। तो एक दफा फ्लोट करने के बाद एट वंस बैकआउट भी कर गए कि उसके बाद नहीं जी हमजा शहबाज साहब को वापस बुलाया जा रहा है, वही सीएम के कैंडिडेट होंगे। तो आई थिंक पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना मैं समझ गया राय साहब। मतलब गेम ये है कि और इसी का शायद जो भी पीपल्स पार्टी पंजाब में कर रही है पीएमएलएन के साथ, और वही मेरे ख्याल में अब सिंध में भी कुछ अजीब ही सूरत हाल है, कुछ समझ नहीं आ रही कि हसन खावर साहब सर जी क्या हो क्या रहा है पंजाब में। हम तो समझ रहे थे कि जितने कॉन्फिडेंट और पुरसकून इमरान खान साहब बैठे हुए हैं कोई मसला परेशानी नहीं थी, लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं जिस तरह मोमिना साहिबा ने अभी एक निजी टीवी पर बोला और वो हमने सुनाया भी कि वो कह रही है कि जी सॉरी मैं तो वोट नहीं करूंगी परवेज इलाही साहब के हक में। देखिए बात यह है कि बिल्कुल मैंने भी वो सुना है और ये मुझे अच्छी लगी है खरल साहब की टर्म कि सेटलमेंट हो गई है। सेटलमेंट कैसे होती है सबको पता है। तो ठीक है, मेरा मतलब है कि एक्सपोज तो हो रहे हैं ना सारे। ये जिस तरह की जमहूरियत चल रही है, जो पसे पर्दा चीज़ें चल रही हैं अवाम के सामने तो आ रही हैं। देखें बात यह है पाकिस्तान का जो मसला है ना इस वक्त, उसका तो एक ही हल है। अगर किसी के पास कोई और हल है तो वो बता दे। इलेक्शन तो आपको करवाने पड़ने हैं। जितना आप खींचते जाएंगे ये क्राइसिस उतनी तवालुक पकड़ता जाएगा। अब ये बात चलें ठीक मान ली कि 2 लोगों का पहले भी मसला था, मोमना हो गई। ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ज़हरा नकवी वाला मामला और है और वो मेरा ख्याल है उनसे बातचीत भी उनकी जमात से चल रही है, लेकिन उसको हमें इस खाते में नहीं डालना चाहिए। लेकिन बहरहाल मोमना साहिबा की बात तो बड़ी क्लियर है। अच्छा, उसके बावजूद जो है हमारे पास 190 लोग हैं, ये 3 निकाल भी दें 187 बनते हैं, इनको भी कर 186 बनते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर मजीद सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि सेटलमेंट जो करने वाले हैं उनकी जेबों में तो आपको पता है कि कोई कमी तो है नहीं, माशाल्लाह आवाम से ही कमाया हुआ है, इन्हीं पे लगाना है। तो फिर भी ये बात जाएगी रन ऑफ इलेक्शन तक। हम एतमाद का वोट लेंगे इंशाल्लाह और मेरे ख्याल में हमारे लोग पूरे होंगे, क्योंकि लोगों ने ये देखा है कि जो लोग स्विच करके गए हैं उनका सियासत में क्या मुकाम रहा है। ये अभी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह है। उसके बावजूद भी अगर कोई लोग लालच करना चाहते हैं या उनके लिए रुपए पैसे की वैल्यू इतनी है कि उनका सियासी करियर वो कहते हैं कुर्बान कर दें, हो सकता है, ज़रूरतमंद लोग हैं और भी हो सकती हैं चीज़ें, तो वो कर लें। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा?
फिर एक साइकिल होगा। रन ऑफ इलेक्शन के अंदर अगर उन्होंने आना है फिर तो बहुत बड़ी मंडी लगानी पड़ेगी। फिर ऑक्शन का जो ऑक्शन चल रही है उस ऑक्शन का स्केल बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो सारी बातें आएंगी, रन ऑफ में ये जीत जाएंगे हम लोग, फिर अगर उससे ज्यादा खरीदेंगे तो लोग डिस्क्वालीफाई होंगे, फिर इलेक्शन होंगे, क्या फिर गवर्नमेंट चेंज होगी। तो बात यह है कि पसे पर्दा जो ये चीजें हो रही हैं, ये तो अब आवाम के साथ मजाक ही हो रहा है ना। मतलब आप खुले नंबर हैं, सबके पास एक पार्टी के पास मेजोरिटी है, उसके साथ मजाक हो रहा है, लोगों के साथ भी मजाक हो रहा है। और मैसेज क्या दिया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है, जहाँ पे 11 करोड़ अवाम बसते हैं, वहाँ पे गवर्नेंस, वहाँ पे तरक्की, वहाँ पे पॉलिसी, उसकी कोई अहमियत नहीं है। और सिर्फ ये जो पावर म्यूजिकल चेयर्स हैं वो हमने खेलनी है। बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा अरसा ये चीज़ इस तरह से चल सकेगी। मेरे ख्याल में असेंबली में क्योंकि हमारी मेजॉरिटी है, हमारा हक है उसको तहलील करना, और उसको तहलील करने का मकसद ये था कि हम अपनी सिंसेरिटी शो करें टू आवर कॉज कि नेशनल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, प्रेशर पड़े, डिजाइन करके चला और गया। जब सियासी इस्तेहकाम आएगा उससे माशी इस्तेहकाम हसन आएगा। खावर साहब, तो अब अगर अगर यहाँ पे जी इशू बन गया था पंजाब में, तो केपी तहलील कर देते, कम से कम एक चीज शुरुआत तो नजर आ जाती, क्लैरिटी तो आ जाती पीटीआई की तरफ से। उसमें जमीर भाई फायदा कोई नहीं है ना, कुछ और उसका हल ढूंढ लेंगे। देखें असल जो प्रेशर पड़ रहा है ना वो पंजाब असेंबली की तहलील से पड़ना है। सही। केपी की असेंबली छोटी सी है, केपी के वज़ीर आला को तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में नहीं बुलाया, जहां पर टेररिज्म का जो सबसे बड़ा शिकार सूबा है, जहां पे ये मसला है, उनको नहीं बुलाया। तो इसलिए अब ये बदकिस्मती है कि हम फेडरेशन के तमाम हिस्सों को उस तरह से ट्रीट नहीं करते। लेकिन आप एग्री करेंगे कि अगर पंजाब असेंबली टूटेगी तो प्रेशर पड़ेगा। हमारा तो मकसद ही ये है कि नेशनल इलेक्शन की तरफ प्रेशर बिल्ड किया जाए, और इसीलिए हमारा ये फैसला है कि पंजाब और केपी असेंबलियां इकट्ठे तहलील करेंगे। इकट्ठे तहलील करेंगे। लेकिन अभी कल तक कुछ और भी इतलात आ रही थी कि कुछ और लोगों का भी ख्याल है, वो अभी भी मशवरा दे रहे हैं परवेज इलाही साहब को भी और इमरान खान साहब को भी, कि ये हमारे लिए टिल द टाइम आम इंतखाबात अनाउंस होते हैं तो पंजाब और केपी हमारे लिए सेफ हेवन्स हैं। वी कैन एक्चुअली मतलब ज़्यादा काम किया जा सकता है लोगों के लिए, अपना वोट बैंक स्ट्रेंथन किया जा सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स फैसला चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब का होगा। अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, नेशनल लेवल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आज भी कुछ लोग मजीद भी बाप के शामिल हो गए हैं बीएपी के बलूचिस्तान से। पीपल्स पार्टी अब ज़रा थोड़ा सी एक्टिव हो रही है, पंजाब में भी वो जिस तरह हसन मिर्ज़ा साहब की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि फ्यूचर में बड़ा रोल देख रहे हैं कोई पीपल्स पार्टी वाले भी। नहीं देखें, बात ये कि किसका क्या रोल होगा वो तो डिटरमिन हो ही जाएगा, तो उसमें के बात होगा। और बताएं कि कौन सी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोशिश नहीं कर रही है। इनके बयानात हैं कि फ़लाँ पार्टी का लोग हमारे पास शामिल होने के लिए तैयार, इनका टिकट है बिक रहा होगा भाई, लोग आने के लिए तैयार होंगे। और अगर देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो जहांगीर तरीन साहब किस तरह से उन्होंने बंदे पूरे किए थे वो भी सबको पता है। तो ये अखलाकियात की जो मोरालिटी का बड़ा सबक दे रहे हैं ना, इनको पहले अपने गिरबान में भी तो झांक लेना चाहिए। ठीक है सारी कुछ है, मुझे एक बात बताएं कि पार्लियामेंट इसमें ये कहाँ है कि जनाब जो है वो वज़ीर आला जब चाहेगा असम्बली तोड़ देगा। भाई मेरे ठीक है, अगर वो एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना, गवर्नर का भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो फिर आप वोट। अब ये देखें कितनी अजीब सी बात है। क्वेश्चन जो एक आया था कि क्या ड्यूरिंग सेशन, अगर सेशन ऑनगोइंग है, प्रोरोग नहीं हुआ, आपके पास तो नंबर पूरे हैं तो छोड़ें आप। अब ये इट्स अ $1 million क्वेश्चन। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि नंबर पूरे नहीं है, वरना एहसान खावर साहब जो हैं वो ये ना कहते मेरे ख्याल में हमारे नंबर पूरे हैं। ये ख्याल नहीं होता है, ये फिंगर टिप्स पे होती है बात, ये हम ख्याल होते हैं। ठीक है, हम ख्याल लोग होते हैं। तो अब देखें सूरत हाल ये है कि इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर और सीवियर होता चला जा रहा है। क्या उसके अंदर पंजाब की जो हुकूमत है उसको कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए कि हाँ मिलके हमने पाकिस्तान बचानी है? पंजाब सूबा कहीं बाहर है। नहीं, ये तो देखिए, मैंने प्रोग्राम के शुरू में जो बात की थी वो ये थी कि हमारा मसाइल जो हैं इस वक्त सबसे बड़ा मईशत का। आप देख लें कि केपीके की परफॉर्मेंस भी आप देख लें। अब पंजाब की परफॉर्मेंस जो है, आप कह रहे हैं कि जो तरक्की करता है पंजाब, मुझे बता दें कि पंजाब के अंदर बुज़दार साहब के दौर के अंदर कितनी तरक्की हुई है। भाई वो तो उसकी तो नहीं बात की उन्होंने, आज की बात की है कि तरक्की कर रहा है। अचानक से तरक्की करनी शुरू कर दी है। वो गुजरात में बड़ी तरक्की करनी शुरू कर दी, अगर इनकी गवर्नेंस के अंदर तरक्की करनी शुरू जंगलात का लैंड जो है वो किसको दिया जा रहा है, वो ठीक है। और जो हाउसिंग स्कीमें एनओसीज दिए जा रहे हैं और रेगुलराइजेशन, मतलब जो कुछ बातें सुनने में आ रही हैं। फिर सुनी सुनाई बातें हैं ना, फिर आप खुद ही कहते हैं कि जब तक प्रूफ ना हो बात नहीं करनी चाहिए। तो
अगर ये तरक्की कर रहा है सूबा इनके इक़्तिदार के अंदर और वहाँ के अवाम खुशहाल हैं, तो यार इसको कंटिन्यू करें। उनको सजा किस बात की दे रहे हैं आप? उनके जो उन्होंने इतने अच्छे हुक्मरान जो है वहां से, इतने अच्छे हुक्मरान जो है वहां से चले जाएंगे तो फिर पंजाब के 62 करोड़ 12 करोड़ लोगों का जो है वो क्या बनेगा? कौन देखेगा? केयर टेकर सेटअप देखेगा। ठीक है। नहीं। राय साकिब खरल साहब, आपने हसान खावर साहब की भी हाँ जी हसान, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? तो आपने अगर ये जो इनकी बात है, मैं दो बातें आपको सिर्फ करना चाहता हूँ। देखिए, बात यह है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसका तरीका भी आइन में लिखा है, और अगर 20% लोग उसमें आपके साथ हो तो आप रेजोल्यूशन वो बिल्कुल फाइल कर सकते हैं। गवर्नर के पास लामहदूद इख्तियार नहीं है। गवर्नर उसी सूरत में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकते हैं जब ही हैज सॉलिड रीजंस टू बिलीव कि वज़ीर आला ये एतमाद खो बैठे हैं। एक बात। दूसरी बात आपने कर दी कि सेशन जब तक प्रोरोग नहीं होगा वो नहीं कर सकते। और तीसरा, रीजनेबल टाइम भी देना होता है। ऐसे तो नहीं कर सकते कि अभी आप कहें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो आधे घंटे में, तो रीजनेबल टाइम मिल गया ना। अब कितने दिन हो गए जब कब तो थी और उसके बाद से वो जो है कह रहे हैं कि हम ले लेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और इसी बात पे 11 को यही होना है। अदालत ने यही कहना है ना कि जी आप रीजनेबल टाइम था आपके पास। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने मतलब कह दिया है कि अदालत ने 11 को यही कहना है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। ये कयूम सिद्दीकी साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। हमें नहीं पता अदालत ने क्या कहना है। कयूम सिद्दीकी साहब को पता होगा, हमें नहीं पता अदालत ने क्या कहना है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि वैसे हमने तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, लेकिन मैं जो पिछली बात कर रहा था ना, हम एक और डिबेट चले जाएंगे तरक्की और इनके हुकूमत में क्या हुआ, और शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे तो सब पंजाब के साथ क्या, वो एक लंबी कहानी है। लेकिन बात यह है कि अगर आप आज हमारी हुकूमत है वहां पे, हम क्यों कह रहे हैं कि हमने हुकूमत हटानी है? हमें कोई शौक तो नहीं घर जाके बैठने का। फंसा हुआ है। मसला तो IMF के प्रोग्राम का है, मसला तो मईशत का है, और उसका हल सिर्फ यह है कि एक 5 साल की गवर्नमेंट आए, स्टेबल आए, वो ये तमाम फैसले ले। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे लोगों की आप ऑक्शन लगा के, मंडी लगा के पीछे आएंगे, फिर इलेक्शन होगा, फिर आपने देखा है कि पीछे क्या होगा, कैसे आपको क्या एक्साइटमेंट है। मैं कह रहा हूँ अगर महीने के बाद बाहर अहमद म्यूजिकल चेयर खेलते रहेंगे तो इसका मतलब है कि सूबे के साथ तो फिर कोई सिंसेरिटी ना हुई। सिंसेरिटी तो ये हुई कि किसी तरह चलाएं, और ये जो ऑक्सीजन की लाइन जा रही है पीडीएम की हुकूमत को वफाक में, किसी तरह थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिलती रहे ताकि खींचतान के वो अगस्त तक चलें। और तो कोई मकसद नहीं है इसका। लेकिन कुछ इतलात हसान कुछ इतलात ऐसी भी आ रही थी कि शायद मार्च में जो है केयर टेकर सेटअप अनाउंस करके जुलाई में या कुछ इंतखाबात की बात हो रही है। लेकिन इस पर मजीद भी बात करते हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जरा वो जो JIT की रिपोर्ट है इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था उस हवाले से भी बात करेंगे। उसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ गई हैं। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है कि इमरान खान साहब के ट्रक से उनके गार्ड ने फायर किया कि नहीं किया। फवाद चौधरी साहब ने आज फिर उसको क्लैरिफाई किया कि उस शख्स को गोली इमरान खान साहब के गार्ड की बंदूक से नहीं चली हुई लगी, किसी और की थी। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। कल से ये मामला सामने चलना शुरू हुए जब वो JIT की रिपोर्ट आई, फिर जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई थी वो भी, उसके बाद कि जी कहाँ से कितनी गोली लगी, स्प्रिंटर्स लगे, फिर वो जो जिस पत्थरी में से वो गुजरी वो भी उसका भी जख्म आया इमरान खान साहब को। लेकिन बहुत सारे सवालात अभी हैं कि जो नीचे एक शख्स की जान गई जिसके सर में गोली लगी, वो JIT के मुताबिक वो है कि जनाब वो ट्रक से जो है वो जो इमरान खान साहब का जिस ट्रक पे मौजूद थे वहाँ पे जो गार्ड था उसके फायर से हुई। लेकिन फवाद चौधरी साहब का दावा है कि नहीं, एक नहीं 3 हमला आवर थे और उनमें से एक की गोली जो है उस शख्स को लगी। और फिर DPO गुजरात जो है वो अपना बयानी रिकॉर्ड करवा रहे हैं। वो भी एक अजीब से सवाल आते हैं। पहले उन्होंने कहा, पहले ये मुनिसलाई साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई कि जनाब वो जो वीडियो जो जिस लड़के को पकड़ा था उसकी जो वीडियो सामने आई वो रिकॉर्ड में रखी हुई थी और वहाँ से वो लीक हुई। लेकिन फिर हमारे सामने CCTV फुटेजेस आ गई कि DPO बाकायदा अपना मोबाइल दे रहे हैं कि इसकी वीडियो बनाओ। तो ये बहुत सारे सवालात हैं। कयूम सिद्दीकी साहब, सियासत तो होती रहेगी और सियासत भी है। अब हमारे मतलब जान लेने का हमला हुआ था और वो बच गए और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे।
लेकिन चीज़ें क्यों नहीं क्लियर होती हैं? कब जब भी कोई हमला किसी पे होता है हमारे सामने कभी कोई चीज़ मतलब फाइनल नहीं आती। JITs पे JITs। बिल्कुल JIT पे JITs बन जाती हैं। मुझे एक बात बताइए कि ये जो पंजाब की हुकूमत है ये किसकी हुकूमत है? जी जी, पंजाब की हुकूमत किसकी हुकूमत है? परवेज़ इलाही साहब। परवेज़ इलाही साहब की। परवेज़ इलाही साहब किसके इत्तेहादी हैं? PTI इमरान खान साहब के। अच्छा अच्छा, उसके बाद जो JIT बनी वो किसके हुक्म पे बनी या किसने बनाई? परवेज़ इलाही साहब। अच्छा, उसके बाद जो पंजाब पुलिस की अथॉरिटीज़ हैं, टीम है, ठीक है, उसने किसने वहाँ से एविडेंस कलेक्ट की? पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने। उसके बाद उस एविडेंस को फोरेंसिक के लिए किसने भिजवाया? पंजाब पुलिस ने। और कहाँ भिजवाया? वो जो पंजाब की लेबॉर्ट्री है। अब कानून के अंदर जो है ये सारी चीज़ें आपको इसमें नज़र आएंगी कि उनका है, हाँ, लेकिन वो एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि जी असल में कोई और है, कि मेरे मुकदमा भी दर्ज नहीं होने दिया गया था और फिर जो है उसके बाद ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये कौन सा मुश्किल काम है? आप मुझे एक बात बताइए कि वो जो मौज़म बेचारा जिसके जो 2 बच्चे उसके साथ खड़े थे और उसकी जान चली गई, उससे पहले एक सहाफ़ी खातून उस कंटेनर के नीचे आके कुचली गई, फिर उस कंटेनर ने एक और गुजरांवाला के अंदर नौजवान को कुचल दिया, वो सारे मुकदमात क्यों नहीं हुए? मुझे बात बताइए, ये जाने गई है ना। और फिर सहाफ़ी के घर जाके किसने पर्चा ना करने की और जो है उसके बाद राजीनामा वो किसके कहने पे हो गया था? लेकिन करीम से कि सर देखिए मेरी एक्सीडेंटल डेथ्स है ना। एक्सीडेंटल उसमें डेथ्स मियां नवाज शरीफ साहब का जब मुझे क्यों निकाला वाला काफिला चला था तो उसके नीचे भाई भी करे एक ना, बच्चा कानून लेके आए ना। नहीं, मैं कानून लाए ना। मैं आपको, मैं तो सिर्फ आपको वाकयात जो हैं ठीक है क्रोनोलॉजी के अंदर बता रहा हूँ ना। ठीक है, मतलब कि एक कातिल कंटेनर अवाम पाकिस्तान पंजाब की सड़कों पे ऊपर घूम रहा था, एक्सीडेंटल भी था, तो उस कंटेनर को इजाजत होनी चाहिए थी कि फिर वो आगे जाके मारे किसी को। कुछ तो कानून होता है ना कि पकड़ा जाता है, सारा कुछ होता है, लेकिन नहीं होता यहाँ पे। तो कानून जो इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि यहाँ पे ताकतवर के लिए तो कानून नहीं है, सिर्फ कमज़ोर के लिए कानून है। अब ये मुझे एक बात बताइए कि वो मुअज़्ज़म की एविडेंस जो है, वो जिसके गोली जो निकाली होगी, पोस्टमार्टम हुआ, डॉक्टर्स ने किया, वो गोली निकाली होगी, वो निकालने के बाद उसका फोरेंसिक हुआ होगा, और इनके गार्ड ने क्या बंदूक दी थी कि नहीं दी थी कि हाँ जी ये है मेरी है, और वो तो सारी बातें ठीक है। उस फुटेज को कैसे आप झुटला सकते हैं जब कंटेनर के ऊपर से फायर हो रहा है? उसको भी झुटला दे। नहीं, वो कह रहे हैं कि जी पॉइंट की हुई थी बिकॉज फायर हो सकता था। और आप तो अभी चलाएं अच्छा, वो उसकी सारी फुटेजेस हैं, आप आप देखेंगे कंटेनर के ऊपर से जब वो 9 गोलियां चलाता है वो जो एक्यूज है, और फिर उसके बाद 2 ठक ठक जो चलती गोलियां वो कहां से चलती हैं? हसन, ये एक बड़ी एक कंट्रोवर्सी सामने बन गई है। JIT की एक रिपोर्ट है, फवाद चौधरी साहब का क्लेम है कि जी 1 से ज़ायद यानी कि पकड़े जाने चाहिए जिन्होंने भी हमला किया। ऑफ कोर्स वो तो उस पे कोई दो राय नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन DPO गुजरात क्यों नहीं पेश हो रहा JIT के सामने, रिकॉर्ड नहीं दे रहा, अपना मोबाइल नहीं दे रहा फोरेंसिक के लिए? अच्छा, हसन खावर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, आप बात कंटिन्यू करें। देखिए मैं ये सारी बात कह रहा हूँ ना कि इसके अंदर जो है ये पहली कैजुअलिटी सच की हुई है कि सच क्या है, दोनों तरफ से एक वो उड़ाई जा रही है। तो हमें और आपको तो सच से है, और सच कैसे आएगा? सच आएगा एविडेंस से। एविडेंस किसने कलेक्ट करनी है? वो हुकूमत वहाँ पे उनकी है, सारा कुछ उनके पास है, जिसको हुकूमत को वो तोड़ने जा रहे हैं। अब परवेज़ इलाही बचाने चाह रहे हैं। तो मुझे एक बात बताएं कि क्या फिर परवेज़ इलाही क्या किस किस्म के, मतलब अगर इमरान खान को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर इमरान खान किसको इंसाफ दिलवाएगा? नहीं, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बट द पॉइंट इज कि अब DPO गुजरात चौधरी परवेज़ इलाही साहब किसके नीचे है? मुझे बताएं किसके नीचे है? कैसे वो रिफ्यूज कर सकता है? हसन साहब आ गए, कैसे रिफ्यूज कर सकता है उसको? आप बिल्कुल हसन, ये जो सवाल वारंट निकालें और उसको पकड़ के लाके उसके जो है। हसन, एक तो ये भी बता दें कि फवाद चौधरी लिया जा रहा है, इतने बड़े लीडर के ऊपर हमला हो गया और आप इतना कैजुअली इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कौन कैजुअली ले रहा है? PTI भी कैजुअली नहीं ले रही इसको। आप लोगों ने FIR नहीं दर्ज करवाने दी तो आप मतलब आप लोगों ने, मैंने करवाई। तो और क्या, आप इतने बड़े आप प्लेयर, मैं परवेज़ इलाही को फोन किया। हसन खावर साहब,
फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि एक से जायद हमलावर थे और जो एक मुअज्जम शख्स को जो गोली लगी सर में वो इमरान खान साहब के गार्ड की गन से नहीं चली हुई थी। डीपीओ गुजरात जो है वो जेआईटी के सामने नहीं आ रहा, अपना मोबाइल फोरेंसिक के लिए नहीं दे रहा, तो क्यों नहीं दे रहे? डीपीओ गुजरात की क्या मजाल के चीफ मिनिस्टर जिस शहर से हो, जिस इलाके के हो, उनके होते हुए वो जो है वो इधर उधर हो जाए। अच्छा, मुझे जमीर भाई एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं सवाल आपका समझ गया हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लाउड एंड क्लियर दीजिएगा आवाज। अच्छा देखें, बात ये है, इस वक्त जो जेआईटी है उन्होंने 3 चीजों के ऊपर ये जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन है वो 3 चीजों पे बेस करती है। एक जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन थी, दूसरा जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स आई हैं, और तीसरा जो गवाहात के बयान है जो चश्मदीद गवाह थे वहाँ पे। उनकी रोशनी में ये बात पता चलती है कि शूटर जो थे वो कम से कम 3 थे, और ग्राउंड पे 2 जगह से और एक सामने बिल्डिंग में भी 2 जगह से गोलियों के जो खौल हैं वो बरामद हुए हैं। ग्राउंड से गालिबन 14 मिले हैं और बिल्डिंग के ऊपर से 12 खौल मिले हैं। अच्छा, बात यह है कि अभी मैं एफआईआर के हवाले से भी बात सुन रहा था। देखिए, इधर भी 3 चीजें उठती हैं। पहली बात यह है कि एक सूबे के अंदर हमारी अपनी पार्टी की हुकूमत हो और पार्टी के लीडर को जिसके नाम पे वोट लिए गए और उस सूबे में हुकूमत बनाई गई, जो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, सबसे बड़ी जमात का सरबराह है, साबिका वज़ीर आज़म है, वो कानून के तहत अपनी मर्जी की एफआईआर नहीं लिखवा सकता। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वहां पे सीसीटीवी की फुटेज में देखा गया कि जो डीपीओ गुजरात था वो अपना फोन दे रहा है एसएचओ को, और उस फोन से वीडियो बनाई गई, और वो वीडियो मीडिया पे आने से पहले हमारे जो बाहर जर्नलिस्ट हैं, गरीदा फरूकी साहिबा हैं, वकार सती, इन सब ने पोस्ट की उस दिन शाम को। अच्छा, अब जब बुलाया गया, उनको पूछा गया कि भाई आप आकर अपना फोन पेश करें फोरेंसिक में, इनको कहा गया, और सीटीडी में एक वीडियो बनी, इन्होंने आने से इनकार कर दिया, इन्होंने फोन देने से इनकार कर दिया। यानी कि पंजाब के अंदर एक डीपीओ होगा, सीटीडी होगा, और वो कहे कि जी हम जेआईटी के आगे पेश नहीं हो रहे, और बल्कि वो कवर अप के अंदर इन्वॉल्व है। तो बात यह है कि ये सवाल जो है, ये सवाल तो हमारे जेन्युइन है कि इस इन्वेस्टिगेशन को आप बिल्कुल आखिर तक पहुंचाएं और ये बताएं कि इस मुल्क के अंदर आखिर ये क्या निज़ाम है कि जहाँ पे हमारी हुकूमत है वहाँ पे जेआईटी कानून के मुताबिक बुलाती है, पंजाब में पोस्टेड अफसरों को वो आने से इनकार कर देते हैं। तो सवाल तो ये सिर्फ हमारे नहीं, पूरे कौम के सवाल हैं। बिल्कुल हसन खबर। अब भी देखिए ना, अरशद शरीफ के हवाले से जो जेआईटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनी, उसको अब फंड्स रिलीज नहीं हो रहे, उन्होंने जाना है कीनिया। वो मांग रहे हैं कि भाई हमारी इन्वेस्टिगेशंस रुकी हुई हैं, लेकिन अब उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे। तो देखिए, बात ये ना, मैं आपको बिल्कुल यही तो कह रहा हूँ कि आप इस मुल्क में देख लेना पहले क्या हुआ है। जो आप अगर ये चाहते हैं कि वही चीज कंटिन्यू रहे, लियाकत अली खान गए, बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, उनकी भी इन्वेस्टिगेशंस का जो है ना वो एक हद तक ही बस गई, आगे तो बढ़ी नहीं। तो अब आपने इमरान खान साहब पे मतलब कातिलाना हमला करा दिया, तो मतलब ये क्या रीत हम रख रहे हैं, और क्या ये तो इतना ओपन एंड शट केस है। अगर आप ये देखें कि किस तरह से पहले पूरा स्क्रिप्ट जो है जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया, उसके बाद एग्जैक्टली वही चीज जो है वो एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद आप मुझे बताएं इतने बड़े हादसे का मुजरिम, ये एविडेंस टेम्परिंग है कि आप उसको पकड़ते ही साथ ही उसकी वीडियो रिलीज करा रहे हैं, और वीडियो मीडिया पे आने से पहले थाने में वीडियो बनी है। आपके जो जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको सबके नाम पता है, 2 के मैंने नाम ले भी दिए, उनके फोनों पे चल रही हैं। जर्नलिस्ट की उसके बाद होती हैं, एंड आई थिंक हम तो क्रेडिट ही देते हैं जी, जो सबसे पहले कोई चीज ब्रेक कर जाए दैट इज समथिंग एल्स, बट ऑफ कोर्स सोर्सेज होते हैं साफियों के। लेकिन एक और बड़ा अहम मामला है, क्योंकि अब लग ये रहा है कि अब एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भी कोई बात हुई, वो कयूम सिद्दीकी साहब से पूछेंगे, इनके बहुत से दोस्त हैं, उन्होंने ये खबर दी कि जी कहा ये गया है, मतलब ज़राए के हवाले से खबर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को कहा गया है कि जी इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर नाअहल करवाया जाएगा तो फिर हम शायद इंतखाबात का सोच सकते हैं। इस पर भी बात करेंगे क्योंकि केसेस भी बन रहे हैं और ना तलवार भी अब लटक रही है इमरान खान साहब के ऊपर। तो इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हसन, मैं चाहूँगा कि ये ज़रा, मेरे पास टाइम कम है तो क्विक मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाए। इमरान खान साहब की नाअहली के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है और केसेस भी अब दोबारा शुरू हो रहे हैं, और तो अब तो पावर कॉरिडोर्स और पावर ड्राइंग रूम्स में ये बात हो रही है कि बाय एंड ऑफ जनवरी, मतलब जनवरी के एंड होने से पहले इमरान खान साहब को नाअहल करार देने की कोशिश की जा रही है, अगर इलेक्शन टाइम पे या जल्दी करवाने।
ये है ना कि ये अब डिमांड पीडीएम की तरफ से ये है कि हम यानी मैच फिक्सिंग की भी इंतहा कर दें कि हम खेलेंगे भी, तब लेवल प्लेइंग फील्ड वो है कि नवाज शरीफ के केस माफ हो जाए, उनको मुल्क में वापस लाया जाए, इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए ताकि हमारे साथ लड़ने के लिए कोई हो ही ना, और फिर हम ये मैच खेलेंगे। अब ये तो मतलब एक जिद्दी बच्चे नहीं होते जिनको बिल्कुल खेलना नहीं आता और वो फिर वालिदैन से कहते हैं कि हमारे लिए मतलब एक पूरा गेम रचाई जाए। ये ऐसे थोड़े मुल्क चलते हैं 22 करोड़ लोगों के, बच्चों वाली ये खुद बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप मुझे ये बताएं निज़ाम अदल की क्या क्या क्रेडिबिलिटी रह गई, जहां पर अवामुल नास में ये बात है कि जी अभी एक अपना सदीकी साहब कह रहे थे कि जी जज ने ये फैसला करना है, कोई कह रहा है जी बिल्कुल जनवरी के अंदर ये फैसला आएगा, और एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि वो आप केस की नौयत तो समझे, उस केस के अंदर है कि अगर वो दोनों नोटिफिकेशन जो हैं वो सेट असाइड भी कर देते हैं तो फिर भी बात तो वहीं पे आएगी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। ये सिंपल सी लॉजिक है, चलें, इसमें कोई वो बड़ी वो कहानी नहीं है। चलें, वो तो अब ये 11 तारीख को पता लग जाएगा हमें, लेकिन 9 तारीख को वोट ऑफ एक लीगल प्रपोजिशन है, उसको देख के मैं बता रहा हूं कि उसमें ये इसके अलावा और क्या, मैं देखिए इनके हक में इन्होंने चैलेंज किए हैं ना नोटिफिकेशंस, चलें इनके हक के अंदर भी अगर फैसला होता है। कहीं जो अभी भी बात की है कि ये तो जिद्दी बच्चे वाली कहानी है ना, और पहले जब कहते हैं कि जी एक एस्टैब्लिशमेंट जो है वो टोटली एपॉलिटिकल है, आई एम कन्विंस्ड टोटली एपॉलिटिकल है, टोटली न्यूट्रल है, उनका किसी तरह का भी कोई अब किरदार नहीं है, और फिर ये खबर आ रही है कि जनाब उनको कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब को नाअहल करवाएं तो फिर हम इलेक्शन करवाते हैं। देखिए ना, बात ये है कि पहली बात तो कि जो मुकदमात पड़े हुए हैं जो हुए हैं इनके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन का जो ममनुआ फंडिंग का केस है वो किसने दाखिल किया था? 8 साल पुराना। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो तोशाखाना वाले उसका इंचार्ज तो मैं नहीं था, वो तो भाग गए, वो तो मैं नहीं था, वो तो आप लोग केस मतलब आप लोग नहीं, मतलब आप लोग पीडीएम और पीपल्स पार्टी वापस लेके जब उन्होंने कहा कि 17 उसी के अंदर इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई किया हुआ ना, जिसके अंदर अब 9 जनवरी से उनका ट्रायल शुरू होना है, ठीक है ना, जिसको चैलेंज किया हुआ आपने, ठीक हो गया ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये कह रहे हैं ये कैसा मुल्क है? बिल्कुल वाकईतन मैं ये कह रहा हूँ ये कैसा मुल्क है कि आपने जो है वो तनख्वाह ना लेने की बुनियाद के ऊपर एक लीडर को जो है आप नाअहल करार देते हैं, फिर आप उसको जेल के अंदर डालते हैं। वो साकिब निसार साहब जो हैं वो ऑर्डर पास करते हैं कि 25 जुलाई के इलेक्शन से पहले जो है ना 2 रेफरेंसेस या 1 रेफरेंस का फैसला सुनाया जाए जिसके अंदर सजाएं दी जाएं, उस वक्त उसको जेल में रखते हैं आप। जब आप पे आई तो मैं भी यही सवाल कर रहा हूं कि ये क्या था 2018 का इलेक्शन जो है, जिस इलेक्शन के बारे में आज सब कह रहे हैं कि हाँ उस इलेक्शन को मैनूवर किया गया था, आरटीएस बिठाया गया था, इवन पीटीआई कहती है कि जी हमें कंटेन करने के लिए आरटीएस बिठाया गया था, मतलब वरना 2/3 मेजॉरिटी होती है। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये जब वो कह रहे हैं जिस तन लगे वो तन जाने, तो जब उस वक्त तो आप जनरल बाजवा आपके बहुत जो है वो मुरब्बी थे, आपके मेंटोर थे, जनरल फैज़ आपके बहुत वो थे। आज जब जनरल बाजवा के रेवलेशंस आते हैं जावेद चौधरी के जरिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एनआरओ इमरान खान साहब को बंद बैंकों की रसीदों के ऊपर दिलवाया गया, तो आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। चलें, तो ये वो थ्योरी है, जब आपने सबको चोर डाकू डिक्लेयर कर दिया तो भाईजान तो फिर जवाब भी बनता है। ठीक है, बिल्कुल हसन खबर। अगर हम ये शिकवा किससे करें? यही तो शिकवा चल रहा है कि इस मुल्क के अंदर क्यों पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो अपने काम नहीं करते। हसन, लेट्स सपोज वी आर इन अ टाइम जहां पे इमरान खान साहब नाअहल हो चुके हुए हैं या लेट्स सपोज के अरेस्ट भी हो चुके हैं, पीटीआई उन हालात में कितना इंटैक्ट रह सकेगी और पीटीआई फिर इलेक्शंस कैसे लड़ेगी? और कहा यह जाता है, आप लोगों के सीनियर लीडर्स कहते हैं कि अगर ये सब कुछ हो गया तो शायद पीटीआई ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी क्योंकि एक विक्टिम कार्ड ऑब्वियसली मिल जाएगा। मैं आपको बुनियादी ज़मीर भाई बात बताऊं कि ये लोग कर रहे हैं रवायती सियासत, खान साहब ने की है गैर रवायती सियासत, और ये जो पे दर पे इन्होंने गलतियां की हैं, आप ये देख लें कि मार्च से लेकर तो आज पीटीआई की पॉपुलैरिटी कहाँ है, पीटीआई का साइज कहाँ है, पब्लिक सेंटिमेंट कहाँ है। और ये अगर मजीद ऐसे रवायती हरबे, मजीद ऑक्शनें करना चाहते हैं, मजीद मैच फिक्सिंग करना चाहते हैं, जाहिर है कि लोगों का गम और गुस्सा इनके खिलाफ बढ़ेगा, पीटीआई की मकबूलियत और बढ़ेगी। बहरहाल अगर ये समझते हैं कि ये अपनी माजी की गलतियों से नहीं कुछ सीखना चाहते और जिस तरह से वो पहले ये सियासत चलती आई है वैसे ही करके इनको कामयाबी मिलेगी, तो मतलब ये बिल्कुल शौक से ये कर सकते हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय में इस पॉलिटिक्स इस मुल्क की चेंज हो चुकी है, और जितना ये मजीद ऐसी गलतियां करेंगे पीटीआई की मकबूलियत और बढ़ेगी, कम नहीं होगी।
लेकिन हसन खबर फिर इमरान खान साहब भी कहते हैं ना कि दोबारा अभी देखते हैं, लेकिन चलें इस पर फिर किसी दिन बात होगी, अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हसन खबर आपके वक्त का, अब्दुल करीम सिद्दीकी आपके भी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही।